ओके, स्टार्टिंग। अच्छा, हम थे जनाब इंटेस्टाइन के ऊपर। हम स्टमक हमारा सारा कवर हो चुका था। इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 2.75 से 10.49 लिखा है, 5 भी कर लोगे तो 10.5 मीटर। ठीक है, तो ये इतने इतने मीटर लॉन्ग, इतने ठीक है। महमुबीन, माइक ऑफ। 2.75 से 10.5 मीटर लॉन्ग होती है। फीट्स में आगे दिया हुआ है डाटा। फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर टू इलियोकेकल वॉल। अच्छा, बेसिकली ये है कि ये जैसे हर पोर्शन जब वो पीछे उसी तरह स्टार्ट किया। पाइलोरिक स्फिंक्टर हमारा एंड हो रहा था, स्टमक स्फिंक्टर पे हमारा एंड हो गया था। उसके फौरन बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगी और कहाँ पर जाके खत्म होगी? किकल वॉल पे। यानी कि वो सीकम जो होता है ना, वो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके तीन पार्ट हैं: ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम। तो इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, और सीकम जो है वो अगला लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। तो उसके दरमियान में एक वॉल्व है जिसको हम कहेंगे इलियोकेकल वॉल। तो वहां तक ये एक्सपेंड कर रही है। इस ड्यूडिनम एक 25 सेंटीमीटर की ट्यूब है। आई एम नॉट श्योर, ऊपर वाली भी 25 सेंटीमीटर थी, ये भी। ये जरा कंफर्म करना कितने सेंटीमीटर है, स्लाइड से ना देख लेना, मुझे लग रहा है थोड़ी सी गलती है। 25 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब है, कर्विंग अराउंड पेंक्रियाज। बेसिकली क्या है कि ये अगर मैं इसमें बनाऊँ तो ये हमारा स्टमक था। इस तरह करके ये जो है वो ड्यूडिनम जा रही है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? पेंक्रियाज। तो ये एक किस्म से इधर है या इधर है, जिधर भी है। जो ड्यूडिनम है ना, वो पेंक्रियाज के इर्द गिर्द जो है वो सराउंड करते हुए जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। और contain a hole made of merging of bile duct and pancreatic duct. A hepatopancreatic sphincter control the secretion of both. बेसिकली सीन ये है कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा ड्रा करूँ तो फर्ज कर लो ये आपके यहाँ नहीं बनाते, हम कहीं नीचे चलते हैं, कहीं सादे पेज पे चलते हैं। रुक जाओ। देखो, अगर बेसिकली ये समझो कि ये हमारी जो है वो मैं सारी क्लियर कर लूँ डायग्राम्स को। ये है हमारे पास जनाब इंटेस्टाइन किधर, पेंसिल किधर है? ये देखो, ये आ गई ड्यूडिनम। ठीक है, ऐसे फोल्ड हो रही है, इर्द गिर्द लिपटी हुई है। ये आ गया वो हमारे पास पैंक्रियाज आ गए। तो यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है इसके अंदर एक सुराख होगा जिसको हम क्या कहेंगे? एक डक्ट है ना। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये डक्ट लगी होगी और एक डक्ट इस तरह लगी हुई है। ठीक है, मतलब मैं समझाने की मुझे कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हो। इस तरह करके इसके अंदर जो है वो सिक्रीशंस आएंगी। ठीक है, यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होगा जो कंट्रोल करेगा इन सिक्रीशंस को। किस किस सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा वो हम वहां से जाके आपको बताता हूँ। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, इसके अंदर वो कहता है कि अ होल, एक होल बना होगा, मर्जिंग बाइल डक्ट एंड द पेंक्रियाटिक डक्ट। एक पेंक्रियाज से डक्ट आ रही है, ये पेंक्रियाज अगर हमने बनाया तो एक डक्ट यहाँ से आ रही है और एक बाइल डक्ट आएगी। ठीक है, इन दोनों डक्ट को वो मर्ज करते हुए इसने एक डक्ट बनाई है। और यहाँ पर जो स्फिंक्टर है उसका क्या नाम है? हिपैटो पेंक्रियाटिक स्फिंक्टर, जो कि इन सिक्रीशंस को कंट्रोल करेगा ड्यूडिनम के अंदर आने से, कि आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, कितना आना चाहिए, सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू फर्दर क्लियर ऑर्डरिंग्स। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इट इज अ रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। तो ड्यूडिनम बेसिकली क्यों कौन सा ऑर्गन है? रेट्रो पेरिटोनियल। रेट्रो पेरिटोनियल से मुराद क्या था? कि जिसकी एक साइड पर जो है एब्डोमिनल वो जो है पेरिटोनियम नहीं प्रेजेंट होती, या उस बाकी तीन साइड पे, ये फ्रंटल साइड पे उसकी पेरिटोनियम होगी, लेकिन बैक साइड पे वो जो है वो हमारी बैक वॉल जो हमारी कमर है उसके साथ जो, या बैक वॉल जो भी है उसके साथ वो अटैच्ड होगा। इट ऑल्सो रेगुलेट गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अच्छा, बेसिकली जो है वो ड्यूडिनम के अंदर फूड का या क्या इन्वायरमेंट है वो डिसाइड करेगा कि आपका ओके, कंफर्म्ड है कि 25 सेंटीमीटर या ड्यूडिनम। तो बेसिकली ड्यूडिनम के अंदर जो आपका कंटेंट है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो है वो स्टमक के अंदर जो से स्टमक के अंदर से जो फूड आ रहा है उसकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग का क्या स्टेटस होगा। ठीक है, अब अगर ड्यूडेनम के अंदर फूड जो है या कोई भी मटेरियल जो है जो बन के आ रहा है, काइम कहते हैं, जो जब फूड मुंह से यानी कि ओरल कैविटी को लीव करता है तो बोलस, जब वो स्टमक को लीव करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? काइम। ठीक है। अ, अगर काइम के अंदर हाई फैट है
या उसकी पीएच लो है बहुत ज्यादा, या हाइपरटोनिसिटी। हाइपरटोनिसिटी से मुराद ये है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो ये सॉल्ट्स या इसकी सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। यानी कि गैस्ट्रिक स्टमक से फूड का जो रिलीज है ड्यूडेनम के अंदर वो स्लो हो जाएगा, बेस्ड ऑन दीज थ्री कंडीशन: हाई फैट, लो पीएच एंड हाइपरटोनिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ज्यूजिनम। ज्यूजिनम 2.5 मीटर लॉन्ग है। ड्यूडिनम 25 सेंटीमीटर थी, ज्यूजिनम 2.5 मीटर लॉन्ग है। और इलियम जो है ये 3.6 मीटर लॉन्ग है। तो इस तरह ये कवर हो जाएगा। आगे है ज्यूजिनम और इलियम, इन दोनों को उन्होंने इकट्ठा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इकट्ठे इसके फंक्शन लिखे हुए हैं। तो ज्यूजिनम और इलियम इंट्रा पेरिटोनियल सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो ज्यूजिनम और इलियम ये दोनों क्या है, इंट्रा पेरिटोनियल। इंट्रा पेरिटोनियल कौन होंगे, जो कि तीनों ये चारों तरफ से, जो कि चारों तरफ से पेरिटोनियम के अंदर कवर होंगे। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये देखो, ये तीन साइड से कवर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो तीन साइड से कवर है। ये वाला, ये तो ये रेट्रोपेरिटोनियल है, और ये जो है ये इंट्रापेरिटोनियल है। ठीक है। तो इस तरह जो तीनों साइड से, चारों साइड से जो कवर अप है उसको हम इंट्रापेरिटोनियल कह रहे थे, उस बाकियों को हम रेट्रोपेरिटोनियल कह रहे थे। अब आ जाते तो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं। मिजेंट्री सस्पेंड द जिजिनम एंड इलियम कैरिंग ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। मैंने बताया था कि इस तरह मिजेंट्री क्या होगा, वो पीछे से यानी कि बैक ऑफ द वॉल से इस तरह करके आगे को दो लेयर्स बन रही हैं, तो उनके दरमियान में ये जिजनम और इलियम जो है वो सस्पेंड करेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स। इन्वेजिनेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल कंटेनिंग सेल दैट secrete इंटेस्टाइनल फ्लूइड। अगर इस तरह आपके पास वॉल है, वो जिजनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन, तो उसके इनर साइड पे, अंदर वाली साइड पे इन्वेजिनेशन होंगे, स्ट्रॉक्स बने होंगे, लाइनें अंदर जो सुरंगें बनी होंगी, जहाँ जिसके अंदर ऐसे सेल होंगे जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करेंगे। नेक्स्ट है पेनेट सेल। पेनेट सेल स्पेशलाइज सेल इन द इंटेस्टाइनल क्रीप दैट सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। हमने बात की, अभी इस तरह आपके पास इंटेस्टाइन है ना, ये मेरा हाथ अगर वीडियो में आ रहा है, मे बी नहीं भी आ रहा, तो मुझे बता दो, तो हम ड्रॉ करके भी बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज्यादा बेहतर है। कि इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। तो इसकी इनर वाली साइड पे क्या है, अंदर प्रोजेक्शन बनी हुई है। अगर मैं इस तरह कहूँ तो इधर पीछे से प्रोजेक्शन बनी हुई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इस तरह पीछे उनको हम कहेंगे इंटेस्टाइनल क्रिप्ट। और उसके अंदर जो है वो कौन प्रेजेंट है, उनके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जो कि सिक्रीशन करते हैं। उन्हीं में एक पेनेट सेल है। ठीक है। अब पेनेट सेल क्या है, देखो मैं बताता हूँ, ठहर जाओ, वहीं से पिक्चर निकाल लेते हैं। मुझे पहले ही बता देते, मैं पहले से कब से वीडियो में कितनी सारी चीजें समझा चुका हूँ। चलो मैं बताता हूँ। चलो, सारी जिंदगी यही काम। दिखा दे स्ट्रक्चर भाई। दस दफा मारो यार, इतना बहुत खपने वाला काम है। मैं वैसे ही समझा देता हूँ बना के। बर्ड, ये देखो, ये आपकी इंटेस्टाइन आ गई। ठीक है। इसके पीछे इन्वेजिनेशन होगी, इस तरह पीछे बनी हुई है। ठीक है। इनके अंदर हमारे सेल्स होंगे, पिनिथ सेल्स। क्या करेंगे, लाइजोजाइम सिक्रीट करेंगे। लाइजोजाइम का क्या काम होता है, वो तोड़ फोड़ करना। लाइज, लाइज का मतलब होता है तोड़ना, लाइसिस करना। तो वो तोड़ फोड़ करता है किनकी, बैक्टीरिया की। तो वो जो बाहर से कोई भी हार्मफुल जो चीजें आ रही थी उनकी वो तोड़ फोड़ शोर को, सारा काम जो है वो लाइजोजाइम करते हैं। तो पेनिथ सेल जो है वो एंटीबैक्टीरियल लाइजोजाइम करते हैं, जो उसके अंदर पेयर्स पैचेस लिम्फोइड फॉलिकल इन द सब म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्वड इन इम्यून डिफेंस। और पेयर्स पैचेस उसी तरह, जिस तरह हम मैं बता रहा था ना कि इस तरह करके वो लाइनें बनी हुई हैं, और पीछे यानी कि इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के अंदर, अंदर को घुसे जाओ। ठीक है। तो वहां पर आगे आपको पेयर पैचेस मिल जाएंगे।
ब्रूनर ग्लैंड होंगे, ग्लैंड इन द ड्यूडेनम दैट सिक्रीट बाइकार्बोनेट रिच म्यूकस टू इंक्रीज पीएच। ऐसे ग्लैंड्स होंगे, यानी कि हर एक का एक वन लाइनर फंक्शन है। पेनिथ सेल्स है तो ऐसे ही पूछेंगे, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम रिलीज करता है। पेयर पैचेस हैं तो वो इम्यून डिफेंस के अंदर रोल प्ले करते हैं। लिम्फॉइड फॉलिकल्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, फॉलिकल होते हैं लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर्स के, समझ लो। ठीक है। ब्रनर्स ग्लैंड होते हैं, ग्रनर इसकी इसने जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट रिलीज करना। बाइकार्बोनेट जिस तरह ये आपकी कोक होती है ना, इसके अंदर भी होते हैं। तो उसका काम ये होता है कि जो स्टमक है ना, उससे एसिडिक फूड जो आ रहा है उसको वो न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करके उसको फिर आगे लेके चलता है, ताकि उसकी पीएच को कम किया जा सके। पीएच कम करने का पर्पस क्या है? क्योंकि एंजाइम जो है वो बहुत पीएच ज्यादा की जा सके, बेसिक पीएच की तरफ, नॉर्मल पीएच की तरफ उसको लेके जाया जा सके, बिकॉज एसिडिटी कम की जा सके बेसिकली। तो एसिडिटी को कम करने का पर्पस ये है कि आगे एंजाइम्स ने काम करना है। स्टमक तक एंजाइम काम नहीं कर रहे होते, पेप्सिन जो है वो लो पीएच पे काम करता है, लेकिन मोस्टली एंजाइम जो है वो नॉर्मल पीएच पे काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए फिर उसको नॉर्मल लेके आया जाता है, पीएच उसकी इंक्रीज की जाती है, एसिडिटी को कम किया जाता है इन शॉर्ट, और फिर ग्लैंड्स काम करते हैं। देन है एपिथेलियल टर्नओवर। विलियम एपिथेलियम इन जिजिनम एंड एलियम रिप्लेस्ड एवरी 3 to 6 days। बेसिकली क्या होता है, जो आपकी इंटेस्टाइनल वॉल है ना, उसके अंदर विलाए होते हैं। विलाए तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ। बेसिकली इस तरह की वॉल है ना, अगर तो इसको अगर जूम इन करते हो इस वॉल को, तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर इस तरह बने होते हैं। ठीक है, इस तरह विलाए। ठीक है। इसका पर्पज ये होता है कि इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्प्शन एरिया उसको इंक्रीज कर देता है। अब पहले ये था, अगर सिंपल वॉल होती तो सिर्फ ये एब्जॉर्प्शन एरिया, अब ये सारा एब्जॉर्प्शन एरिया, ये सारा एब्जॉर्प्शन एरिया, ये सारा एब्जॉर्प्शन एरिया। तो ये वॉल बेसिकली इस तरह होती है। ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? विलाए। और ये कहते हैं कि हर जो है ना 3 से 4 दिन बाद, कितने दिन कह रहा है, 3 से 6 दिन बाद जो है वो ये रिप्लेस हो जाते हैं। ये पोर्शन जो है ये न्यू बनते जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो रही होती है, एसिड रिलीज हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, और प्रॉपर इनकी मेंटेनेंस चाहिए। तो ये 3 से 6 दिन के बाद जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं, नया नए सेल्स आ जाते हैं इनकी जगह। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जूस फ्लूइड सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड्स। आइसोटोनिक होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। आइसोटोनिक सोल्यूट की कंसंट्रेशन लेवल्ड होती है, और ये अल्कलाइन इन नेचर होता है क्योंकि एंजाइम ने काम करना है, और इसके अंदर लो एंजाइम कंटेंट होता है। मतलब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एंजाइम कंटेंट नहीं होता, एंजाइम अलग से रिलीज होते हैं, पेंक्रियाज रिलीज करते हैं, और बाकी चीजें जो है वो अलग से सिक्रीशंस होती हैं। आगे वो कहता है ऑप्टिमल डाइजेशन। व्हाट इज ऑप्टिमल डाइजेशन? बेसिकली इट रिक्वायर, ऑप्टिमल डाइजेशन के लिए क्या क्या चाहिए? एडिकेट मोटिलिटी पहला पॉइंट है, एंड कंट्रोल ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो पहला पॉइंट एडिकेट मोटिलिटी है, और दूसरा क्या है? कंट्रोल ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन से मुराद यही है, ये सारे जो इसके है, एंजाइम, हार्मोन, एसिडिटी, ऑस्मोलैरिटी, इन सारी चीजों को कंट्रोल करना, और एडिकेट मोटिलिटी कि प्रॉपरली फूड जो है वो मूव करता रहे। एसिडिक काइम इज बफर्ड, हाई ऑस्मोलैरिटी स्लोज एंड काइम रिलीज, स्लो काइम रिलीज। मतलब कहते हैं कि जो इंटेस्टाइनल पोर्शन होता है उसके अंदर एसिडिक काइम, क्योंकि स्टमक के अंदर एसिड रिलीज होता है, इसलिए काइम जो है वो एसिडिक होता है। तो जैसे ही उसने इंटेस्टाइन में आना है तो उसको बफर बफर करना होता है कि उसकी पीएच को नॉर्मल लेके आना। ठीक है। तो उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। हाई ऑस्मोलैरिटी, अगर आपके ड्यूडेनम या जिजुनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो जो काइम आया है उसके अंदर हाई ऑस्मोलैरिटी है, उसके अंदर सोल्यूट बहुत ज्यादा है रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर या जो भी फ्लूइड कंसंट्रेशन। तो इसलिए उस केस के अंदर वो उस काइम के रिलीज को स्लो कर देता है। वही बात होगी कि जो ड्यूडेनम में हमने की थी, कि ड्यूडेनम जो है वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिसाइड करता है कि किस रेट पे वो चलेगी। हमारे पास आ गया लिवर एंड पेंक्रियाटिक प्रॉपर फंक्शनिंग इज नीडेड फॉर द बाइल एंड एंजाइमेटिक रिलीज। उसके अलावा वो कहता है ऑप्टिमल डाइजेशन के लिए हमारे पास लिवर और पेंक्रियाटिक पेंक्रियाज की भी प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए, क्योंकि उन्होंने रिलीज करना है एंजाइम्स, उन्होंने बाइल रिलीज करनी है, जिन्होंने डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करना है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन, मूव इंटेस्टाइनल कंटेंट बैक एंड फोर्स टू मिक्स। जिस तरह हमने पीछे बात की थी कि स्टमक के अंदर क्या हो रही थी, मैकेनिकल डाइजेशन, इंटेस्टाइन के अंदर सेगमेंटेशन होती है। इंटेस्टाइनल कंटेंट जो है वो आगे पीछे जो है वो मूव किया जाता है, और रिदम, एक प्रॉपर उनके रिदम होता है जिसकी वजह से चीजें जो टूटती हैं। वो कहता है ड्यूडिनल 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 रिदम इज ग्रेटर देन ऑफ इलियम। ड्यूडिनल यानी कि ये रिदम आहिस्ता आहिस्ता आगे को स्लो होता जाता है। तो मैक्सिमम जो मूवमेंट है वो ड्यूडिनम में हो रही है सेगमेंटेशन के लिए। देन उससे अगले पोर्शन उस तरह आहिस्ता 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 ये एंड पे खत्म हो जाता है। तीनों पोर्शन, 3 पोर्शन के अंदर होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम में ये लो होता है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो कहता है कि पेरिस्टालसिस बिगिन स्वीपिंग फ्रॉम ड्यूडेनम डिस्टली थ्रू पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टाल्टिक वेव्स। पेरिस्टाल्टिक वेव होती है मस्कुलर, आपको पेरिस्टालसिस का पता है ना, मैंने आगे भी बताया।
कि इस तरह करके आपके पास जो है ना वो जो हमारी जीआईटी ये ट्रैक होता है पूरा का पूरा, इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह करके वो एक मूवमेंट चल रही है मसल की, ठीक है। अब फूड यहाँ पे था, ये मसल मूवमेंट आई इस तरह, फूड यहाँ पे आ गया, मसल मूवमेंट आई, फूड आगे चला गया, इस तरह पूरे के पूरे जीआईटी ट्रैक के अंदर जो है वो ये सारा सीन हो रहा होता है। अब होता क्या है कि जब इसकी वजह से वो कहते हैं कि पेरिस्टाल्टिक वेव जो है वो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती हैं, और यहाँ पर कौन सा वाल्व लगा होता है, इलियोकेलिकल वाल्व, जिसे स्फिंक्टर भी कहते हैं। ये वाल्व हमने ऊपर बात की थी ना, तो ये रिलैक्स हो जाएगा बाय न्यूरल गैस्ट्रो इलियर रिफ्लेक्स इंपल्सेस एंड हार्मोनल सिक्रीशन फ्रॉम स्टमक। तो बेसिकली जो है वो स्टमक रिफ्लेक्स करता है ना, न्यूरल न्यूरल वो रिफ्लेक्स जो हमने बात की थी कि लोकली भी यहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट होती है ना, तो वो एक रिफ्लेक्स सेंड करेगा आगे के मैं फूड भेज रहा हूँ स्टमक का। और दूसरा स्टमक के अंदर गैस्ट्रिन हार्मोन होते हैं रिलीज, ठीक है, वो आगे स्टिमुलेट करेंगे इलियोकल वॉल, इलियोसिकल वॉल कह लो, इलियोसिकल वॉल के आप इलियोसिकल वॉल को कहेगा कि तुम अब रिलैक्स हो जाओ, खुल जाओ, ताकि फूड जो है वो आगे मूव कर जाए। लार्ज इंटेस्टाइन वो कहते हैं इलियोकेलिकल वॉल से लेके एनएस तक, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, 1.5 मीटर इसका जो है ना वो लेंथ होती है, ठीक है। आगे कहते हैं कि टेनियाई कोलाई, थ्री रिबन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, ये उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। होस्टरा, पॉकेट लाइक सेगमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये इसके अंदर पॉकेट लाइक सेगमेंट्स होते हैं। आगे हमारे पास एपिप्लॉइक अपेंडेजेस, फैट फिल्ड पाउचेज ऑफ विजरल पेरिटोनियम, विजरल पेरिटोनियम थी जो कि इनर साइड पे उसको इंटेस्टाइन को कवर कर रही है, तो उनके फैट फिल्ड पाउचेज होते हैं इसके इर्द गिर्द, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट बनते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एपिपोलाइक अपेंडेजेस। सिकम आ गया हमारे पास, ब्लाइंड पाउच बिलो इलियोकालिकल इलियोसिकल वेव। सिकम जो है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है। इलियोकिकल वेव, जो इलियम जो थी वो हमारी पीछे से थी स्मॉल इंटेस्टाइन की, और जो सीकल है वो हमारा सिकम जो है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। अपेंडिक्स अटैच टू सिकम, आगे हमारे पास सिकम से जो है ना एक अलग से एक चल रही है ट्यूब, अपेंडिक्स। एंड देन लास्ट जो है वो क्या होती है, उसके बाद आती है कॉलन, जो कि असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। व्हाट डज दिस मीन, मुझे नहीं समझ आया था, मैंने एज इट इज लिख लिया, मतलब इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत खपना पड़ेगा। ये ड्रामेटिकली स्ट्रक्चर समझा दें बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन तक स्ट्रक्चर सारा समझ आ गए हैं कि नहीं समझ आए? स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारे समझ आ गए, लार्ज इंटेस्टाइन रह गए, तो लार्ज इंटेस्टाइन को मतलब यही से निकालते हैं फिर picture, शायद मिल जाए। देखो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से ये इलियम है पीछे इस तरह, ठीक है, इधर से इलियम थी, ये इलियम आ गई, ये आगे सिकम आ गया, ये है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ से ये अटैच होगी इस तरह, ठीक है, इधर से अंदर लिखी हुई है, यहाँ से अटैच होगी। और सिकम, सिकम के बाद असेंडिंग कॉलन, हेपेटिक फ्लैक्चर। अब ये मैं बताता हूँ, एनोटेशन खत्म कर देता हूँ। हमने यहाँ पे बात की थी, किधर गया अपेंडिक्स, कॉलन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। हस्टोर, हॉस्ट्रा, ये सारे स्ट्रक्चर मुझे यहाँ से ड्रॉ करने के बजाय ना यहाँ से बता देने चाहिए। ये देखो, वो साइड पे पाउचेस नजर आ रहे हैं जिसमें बबल्स बने होते हैं दोनों तरफ, ठीक है, ये बबल्स बने हुए हैं दोनों तरफ, बबल लाइक स्ट्रक्चर जिस तरह फूले हुए स्ट्रक्चर, तो इनको हम क्या कहेंगे, हॉस्ट्रा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास था एपिप्लॉइक अपेंडेजेस। सारे गूगल करते हैं, इधर ही समझा देता हूँ साथ साथ ही। एपिप्लॉइक अपेंडेजेस,
अब जो पेरिटोनियन है, पेरिटोनियन वॉल का हमने बताया था कि वो इन ऑर्गन्स को कवर अप करती है, ठीक है। तो उसकी वजह से छोटे छोटे ये फैट लाइक पाउचेस बन गए हैं। ये देखो छोटे छोटे वाइट जो है ना, वाइट कलर के पैचेस यहाँ पे बने हुए हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आई थिंक ये वाले हैं, ये छोटे छोटे फैट लाइक पाउचेस, ये कट्टे, ये उसने बनाया हुआ निशान, तो ये इंटेस्टाइन है। और उसके साथ ये फैट लाइक पाउचेस, ये इनको हम क्या कहेंगे, एपिप्लॉइक अपेंडेजेस, फैट फिल्ड पाउचेस और विजरल पेरिटोनियम। विजरल पेरिटोनियम से पाउचेस बन के इंटेस्टाइन के साथ लग जाते हैं। सिकम हमने कहा था ब्लाइंड पाउच बिलो इलियोकेकल वॉल। इलियोकेकल के बाद साथ ही सिकम आ गया हमारे पास, ब्लाइंड ब्लाइंड पाउच कहते हैं इसका दूसरा नाम। अपेंडिक्स आ गया। अपेंडिक्स जो है वो सेपरेट पोर्शन होता है, और वो जिस तरह एक्स्ट्रा ट्यूब, जिस तरह हमें पता है अपेंडिक्स ऑपरेशन हो भी जाए तो इसको रिमूव भी कर दें तो भी इशू नहीं आते हैं। अच्छा, उसके बाद एक रह गया टेनिको का, ये मैं बता देता हूँ। कॉलन हमें समझ आ गया, कॉलन असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग सिग्मोइड। कॉलन के बेसिकली उसने किया हुआ है, कॉलन है किधर, सिग्मोइड कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और असेंडिंग कॉलन। तो कॉलन जो ये बाकी ये सिक्कम है। अपना माइक काइंडली बंद कर लें। हमाद हमाद साहब, हमाद साहब, एक तो इतना बड़ा मुंह आ रहा है आपका कैमरे में। अच्छा, ये पहले हमारे पास सिक्कम आ गया, एंड देन हमारे पास आ गया असेंडिंग कॉलन। देन हमारे पास आ गया ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कहते हैं जो इनके जो ट्रांसवर्स कहते हैं लाइन है, क्रॉस लाइन लगी हो तो ये सीधा ये क्रॉस। देन डिसेंडिंग कॉलन, और देन हमारे पास सिग्मॉइड कॉलन। तो ये हमारे पास कॉलन के क्या आ गए, चार पोर्शन आ गए। और देन ट्रांसवर्स कॉलन एंड सिग्मॉइड कॉलन आर इंट्रापेरिटोनियल एंकर्ड बाय मेसेंट्री, द रेस्ट ऑफ द कॉलन इज रेट्रोपेरिटोनियल। तो बेसिकली अगर हम इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहेंगे तो ये इट माइट बी लाइक, अगर इस तरह हमारे पास जो पेरिटोनियम बनी हुई थी, सॉरी बड़ी गंदी सी बन गई है, इस तरह करके वो थी, इस तरह हमारे पास पेरिटोनियम थी, ठीक है। यहाँ पर वो प्रेजेंट था। तो वो कह रहा है कि जो है लास्ट टू पोर्शन है वो क्या है हमारे पास, इंट्रापेरिटोनियल, यानी कि ये टोटली यहाँ पर इसके अंदर सबमर्ज्ड होंगे, ठीक है। चारों तरफ से ये पेरिटोनियल कैविटी जो है वो पेरिटोनियल विजरल पेरिटोनियम जो है, यानी कि जो इसकी ये इनर वाली लेयर है जिसको कवर करके बैठी होगी। जबकि जो बाकी सारा कॉलन का पोर्शन है वो यहाँ पे इस पोर्शन के पास एग्जिस्ट करेगा। अ, ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब यहाँ पर करके बाकी सारा कॉलन का पोर्शन एग्जिस्ट करेगा, और इन इस पोर्शन में ये जो कवर अप पोर्शन है यहाँ पे करके ये हमारे दो पोर्शन एग्जिस्ट करेंगे, इंट्रापेरिटोनियल और सिग्मोइड और ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है। आगे चलते हैं हम, रेक्टम, उसके बाद रेक्टम आ जाएगा। रेक्टम होगा हमारा यानी कि पहला पोर्शन हमारा क्या था, सीकम था, दूसरा कॉलन था, तीसरा रेक्टम, और फोर्थ पे क्या आ जाएगा, स्क्रीन। फोर्थ पे हमारा जो पोर्शन आ जाएगा वो आ जाएगा एनल कैनाल, ठीक है, जिससे जो है वो लेफ्ट लेफ्ट आउट पोर्शन है जो वो बाहर रिलीज हो जाएगा। अच्छा, लास्ट जो क्वेश्चन है वो टेनिकोली रह गया ये। अब क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा इसलिए इसको फिर यहीं से हम निकालते हैं, वहां पे बनाने का क्या मतलब, 3D स्ट्रक्चर चाहिए। ये रहे, एपिप्लॉइक अपेंडेजेस आ गए, फैट पाउचेस जो कि पेरिटोनियम से निकले थे। होस्ट्रा आ गई, ये जो सात बबल लाइक स्ट्रक्चर इतने इतने बड़े। और टेनिको का ये प्रॉपर एक लेयर चल रही है, एक लंबी लेयर। तो क्या क्या डेफिनेशन में की, थ्री रिबन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की यहाँ पे थ्री लेयर चल रही हैं, ठीक है, एक दो तीन होंगी तीन। लॉन्गिट्यूडनल मसल से मुराद ये है कि लंबाई के रुख। मैंने आगे बताया कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के अंदर यही फर्क है कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, और ट्रांसवर्स ये हैं। इसलिए जो कॉलन हमारी इस तरह जा रही थी उसको हम क्या कह रहे थे, ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है। और जो इस तरह जा रही थी उसको असेंडिंग, जो इस तरह जा रही थी उसको डिसेंडिंग, और आगे आ गई सिग्मोइड कॉलन, आगे आ गया रेक्टम, और उससे आगे आ गया एनल सिक्रेशन। लग गई समझ। उसके बाद हम करते हैं इसको सारी ड्राइंग को साफ, चलते हैं वापस आगे। ये आ गई प्रोपल्शन, हॉस्ट्रा कंट्रैक्शन स्ट्रेच स्टिमुलेट हॉस्ट्रा हॉस्ट्यूरा हॉस्ट्यूरा
हॉस्टर टू कंट्रैक्ट मूविंग एंड मिक्सिंग कंटेंट टू नेक्स्ट हॉस्टरा। बेसिकली इस तरह जो जो हमने ये पाउचेस किए हैं ना यहाँ पे क्या गया, हाँ ये पाउचेस किए हैं, तो हर एक जो है वो स्क्वीज करेगा और आगे भेज देगा, ये स्क्वीज करेगा और आगे भेज देगा। ठीक है। मैस पेरिस्टालसिस लॉन्ग स्लो कंट्रैक्टाइल वेव मूविंग कंटेंट टुवर्ड रेक्टम। मैस पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस हमें पता है, तो मैस का मतलब ये है कि उसकी एक प्रॉपर मूवमेंट चलती रहेगी, और ये कंटेंट आहिस्ता 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 आगे मूव करता रहता है। 3 से 4 दिन वो कह रहा है कि इस कंटेंट को मूव होते हुए लग जाते हैं। ठीक है। अगर सारा भी इसे प्रॉपर इसको रिमूव करना हो तो आहिस्ता 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 ये 3 से 4 दिन उसने लिखा हुआ है, पर 3 से 4 पर डे, सॉरी दिन नहीं, घूम गया दिमाग। 3 से 4 सम हो, यहाँ पे क्या आना है, कोई वैल्यू आनी है, वो देख लेना। अच्छा, गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स फूड इनटेक कॉज मैस पेरिस्टालसिस। गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स वो कहते हैं जैसे हम फूड को इनटेक करते हैं तो ये सारी की सारी पेरिस्टालसिस जो है ये जो है वो हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। H2 रीअब्जॉर्प्शन है, विटामिन एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी और विटामिन की एब्जॉर्प्शन इस पोर्शन में होगी। डेफिकेशन बाकी जितना भी पोर्शन रह जाएगा उसको हम डेफिकेट कर देंगे। 2 स्फिंक्टर लगे होंगे बेसिकली, एक स्फिंक्टर इनर साइड पे होगा और एक स्फिंक्टर जो है वो आउटर साइड पे होगा। बेसिकली अगर हम इस तरह इंटेस्टाइनल पोर्शन को हम बनाना चाहेंगे तो इस तरह जो लास्ट पोर्शन है ये एनल पोर्शन है, एक स्फिंक्टर यहाँ पे है जो कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है, एक यहाँ पे है जो जिससे फूड जो है वेस्ट मटेरियल डेफिकेट हो जाएगा। जो ये पोर्शन है वी कैन नॉट कंट्रोल दिस, बट इस पोर्शन को कंट्रोल करते हुए जो है वो डेफिकेशन को जो है वो थोड़े अरसे के लिए या एक लिमिटेड टाइम के लिए हम रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं। और विद डेफिकेशन रेक्टल मसल कंट्रैक्शन आर एडेड बाय इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। अगर पेट पे प्रेशर डाल दें और रेक्टल मसल कंट्रैक्ट तो हो ही रहे हैं तो उससे जो है वो डेफिकेशन ईजी हो जाती है। आगे आगे एसोसिएटेड ऑर्गन्स, सबसे पहले लिवर और गॉल ब्लैडर है, इन्होंने बाइल प्रोड्यूस करनी है। बाकी चीजें याद कर लेना कि लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट इज मेजेंट्री दैट सपोर्ट लिवर एंड सेपरेट राइट एंड लेफ्ट लोब। वहां से लिगामेंट निकलेगा, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट एक लिगामेंट है जो कि लिवर के दोनों लॉब्स को सेपरेट आउट कर रहा है। ठीक है। ब्लड सप्लाई टू लिवर इज थ्रू हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक पोर्टल वेन। हमें पता है हेपेटिक आर्टरी, हमें बात की थी शुरू में कि आयोटा एब्डोमिनल आयोटा आ रहा था, उससे आगे वो डिवाइड हो रहा था एक नेक्स्ट उसमें किस में डिवाइड हो रहा था, सॉरी मेरे जहन से निकल गया, सिलियक ट्रंक में डिवाइड हो रहा था। ठीक है। और उसके बाद वो आगे ब्रांचेस बना रहा था अपनी हेपेटिक में और डिफरेंट जो है साइड्स पे। ठीक है। हेपेटिक, स्प्लेनिक एंड ऑल दोस टर्म्स। तो जो ब्रांचेस होंगी वो हर एक ब्रांच जो है वो डिफरेंटली जाते हुए जो है वो अपने रिस्पेक्टेड ऑर्गन को जो ब्लड सप्लाई करेगी। हार्ट लिवर को सप्लाई आ गई। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, लिवर का फंक्शनल यूनिट लिवर लोब्यूल है। ठीक है। लिवर लोब्यूल की स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, हेक्सागोनल शेप, 6 साइडों वाले लिवर लोब्यूल। जिस तरह हमारे पास किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है, लिवर का फंक्शनल यूनिट लिवर लोब्यूल होता है। और लिवर लोब्यूल के अंदर हिपेटोसाइट सेल्स होंगे, लिवर के सेल्स, तो बहुत कुछ सेल्स मिलके एक लिवर लोब्यूल बनाएंगे। लिवर लोब्यूल जब फंक्शनल यूनिट है उसकी हेक्सागोनल शेप है। ठीक है। और विच फॉर्म प्लेट्स दैट रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल वेन। और लिवर लोब्यूल मिलके आगे प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स साम्राज्य का एक और बड़ा स्ट्रक्चर, और वो सारे के सारा एट द एंड एक सेंट्रल वेन जा रही होगी उस लिवर के अंदर से। तो सारी की सारी सिक्रीशन हिपेटोसाइट यानी कि लिवर सेल कुछ भी बनाएंगे या कुछ भी उन्होंने रिलीज करना होगा वो सारा का सारा उस वेन में ड्रॉ फेंकते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बाइल है जो कि लिवर बनाता है, गॉल ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होती है। उसका लिखा हुआ है कि ये अल्कलाइन इन नेचर है, बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड फॉस्फोलिपिड। ये इसकी स्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक है। यानी कि कंपोजिशन बता रहा है कि बाइल किस किस चीज की बनी होती है। पाथवे इसका ये है कि बाइलरी ड्रग टू फॉर्म कॉमन, ये बाइलरी ड्रग डक्ट, लिवर के साथ एक बाइलरी ड्रग होगी, उससे ये रिलीज होगा। आगे कॉमन हेपेटिक डक्ट होगी जहाँ पे आके दोनों ट्यूब कंबाइन हो जाती हैं, आगे एक ट्यूब है कॉमन ट्यूब जो कि जाकर ड्यूडेनम के साथ लगती है, उसको कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं। उसमें ये जाकर रिलीज करेगा विच फ्यूजेस विद सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू फॉर्म अ बाइल डक्ट, और आगे जो है वो बाइल डक्ट और वो सारा कुछ जो है वो रिलीज हो जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन इन इंटीरियर हेपेटिक सर्कुलेशन। अब बाइल जो है वो रीअब्जॉर्ब होती है। बाइल बेसिकली क्या है कि कोलेस्ट्रॉल और फैट की बनी होती है। इसका काम बेसिकली क्या होता है कि जब ये ड्यूडेनम के अंदर आती है तो ये ड्यूडेनम के अंदर यानी कि हमारा फूड आया, फूड ने कहा कि बाइल रिलीज करो, बाइल ने आके क्या करना है, जो फूड के अंदर की फैट होगी उसको इमल्सिफाई करना है, उसको अपने साथ जोड़ना है। जोड़ के क्या करेगा, फिर ये एब्जॉर्ब होता है, अदरवाइज फैट एज इट इज बॉडी से निकल जाएगा। तो बाइल उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाती है और फिर बॉडी में हमारे फैट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है।
और होता यही है, जब बाइल खुद भी फैट से बनी हुई है तो जब फैट एब्जॉर्ब होता है तो बाइल खुद ऑटोमेटिकली खुद भी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एक रीअब्जॉर्प्शन पाथवे है। फंक्शन बाइल सॉल्ट्स का यही है कि पार्टिसिपेट करते हैं फैट डाइजेशन के अंदर। उसके अलावा ये हमारी जो फीसिस है उसको कलर भी देता है। बेसिकली बाइल पिगमेंट के अंदर बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन जो है वो टूट जाता है यूरोबाइलिन में, यूरोबाइलिन जो आगे फर्दर स्टीरोकोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीरोकोबिलिन जो है ना उसका आगे डार्क ब्राउन कलर होता है, ठीक है, ब्राउन कलर होता है। तो स्टीरोकोबिन जो है, स्टीरोकोबिलिन जो है ये फीसिस को ब्राउन कलर देती है। जबकि जो यूरोबाइलिन थी ये बेसिकली ये यूरिन में होती है और ये यूरिन को येलो कलर देती है। ठीक है, तो अगर यूरिन की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्टली यूरोबाइलिन है जो कि यूरिन को येलो कलर दे रही है। और अगर फीसिस की बात करेंगे तो यही यूरोबाइलिन जो है ये आगे स्टेरकोबाइलिन में कन्वर्ट हो जाती है और स्टेरकोबाइलिन जो है वो आगे ब्राउन कलर देता है। आगे रेगुलेशन ऑफ बाइल, बाइल क्यों रिलीज होगी, बाइल बेसिकली रिलीज तब होगी, होगा ये कि जैसे ही फैट काइम के अंदर पता लगेगा ना कि फैट है, यानी कि हमें पता लगा कि फूड जो हमने इनटेक किया स्टमक से जो आगे फूड गया उसके अंदर काइम है, उसके अंदर फैट है, तो उस फैट जो है वो स्टिमुलेट करेगा। सिक्रीटिन एक एंजाइम होता है और एक साइक्लो कोलिसाइटोकाइनिन होता है। सीकेके और सिक्रीटिन ये दो जो है ना इनको वो स्टिमुलेट करेगा। ये दोनों क्या करेंगे आगे पेंक्रियाज को, गॉल ब्लैडर को, ये जो है वो स्टिमुलेट करेंगे कि वो जो है वो सिक्रीट करें इंजाइम्स को, किसको, बाइल को सिक्रीट करें। जब बाइल सिक्रीट हो जाएगी, ठीक है, तो वो फैट को एब्जॉर्ब कर लेगी, डाइजेस्ट करवा लेगी। आगे हमारे पास पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज जो है वो सेकंड ऑर्गन है। ये पेंक्रियाज बेसिकली अभी तक सिर्फ फैट डाइजेस्ट हुई है, लेकिन अभी कार्ब्स पड़े हैं, अभी प्रोटीन पड़ी है। और तो इसके लिए फिर क्या होगा, अभी फैट और भी बहुत सारी पड़ी हैं और जो है वो कार्ब्स के अंदर डिफरेंट, सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता, और न्यूट्रिएंट और टाइप्स होती हैं, तो वो सारी चीजों को हमने करना है। तो पेंक्रियाज के अंदर जो है वो इट्स हेड्स इज सराउंडेड बाय ड्यूडेनम एंड टेल इज इन स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर टेल होती है पेंक्रियाज की, और हेड किस में होता है, ड्यूडेनम में। हमने आगे बात भी की थी, मैंने बताया था कि इस तरह करके अगर ड्यूडेनम जा रही है ना तो ये यहाँ पर इसके इर्द गिर्द जो है वो कवर हुई है, सराउंडेड बाय ड्यूडेनम। ठीक है, तो पेंक्रियाटिक जूस, इसकी जो सारी सिक्रीशन है उसको हम क्या कहते हैं, पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस अल्कलाइन है, सारे अल्कलाइन ही थे अभी तक, वाटरी है, और इसके अंदर एंजाइम और इलेक्ट्रोसाइट होते हैं। एंजाइम्स मेजर पोर्शन है किसका, पेंक्रियाटिक जूस का। इंटेस्टाइनल जूस का पोर्शन एंजाइम नहीं है, एंजाइम उसके अंदर बहुत कम होते हैं। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मेनली एंजाइम होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर रिलीज्ड एज इनएक्टिव फॉर्म देन आर एक्टिवेटेड इन ड्यूडेनम। यानी कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे, फिर ड्यूडेनम में उसके कंडीशन, उसके इन्वायरमेंट में जैसे ही वो इंटर करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। लाइक ट्रिप्सिनोजिन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेंक्रियाज इसको रिलीज करते हैं। और जब ये इधर आता है इंटेस्टाइन के अंदर इंटर करता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज ये एंजाइम क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ट्रिप्सिन जो है वो आगे एक्टिवेट प्रिकर्सर्स टू फॉर्म कार्बोक्सीपेप्टाइड डेज एंड काइमोट्रिप्सिन। आगे वो जो है वो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और काइमोट्रिप्सिन इनको बनाएगा। और ये जो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये पेप्टाइडेज जो है वो प्रोटीन तोड़ते हैं, कार्बोक्सी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन जितनी होगी उसको ये तोड़ देंगे। काइमोट्रिप्सिन जो है ये आगे फर्दर ब्रेक डाउन करवाएगा। उसके अलावा अमाइलेज है, अमाइलेज जो वो कार्ब्स की ब्रेक डाउन के लिए, लाइपेज लिपिड तो यानी कि फैट की ब्रेक डाउन के लिए, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हमने ऊपर बात कर दी। और देन हमारे पास आ गया न्यूक्लियोजिस, क्योंकि न्यूक्लियोजिस भी होते हैं फूड के अंदर। ये सारे के सारे फिर अपनी एक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, यानी कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, और जो बाकी हैं कार्ब्स के लिए, फैट के लिए, और न्यूक्लियोजिस के लिए, डीएनए वगैरह जो स्ट्रक्चर होता है ना उनके लिए जो है वो तीनों एंजाइम जो है वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। द पेंक्रियाटिक सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बोथ बाय न्यूरल सिग्नल बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड बाय हार्मोनल सिग्नल, पर्टिकुलरली इंटेस्टाइन हार्मोन्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये आ जाता है कि न्यूरल सिग्नल आएंगे लाइक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कवर अप करता है उस सारे को ड्यूरिंग द फाइट एंड फ्लाइट मोड, जो है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये उसको कवर अप करेगा और कहेगा कि डाइजेशन को तेज कर दो। तो इन शॉर्ट उस वो इस सिस्टम जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा है। दूसरा है कि एंड बाय हार्मोनल सिग्नल, पर्टिकुलरली इंटेस्टाइनल हार्मोन। और इंटेस्टाइनल के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होंगे।
और ये इंटेस्टाइनल हार्मोन जो है वो फिर आगे बात करेंगे कि पेंक्रियास पेंक्रियाटिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेंगे, क्योंकि पेंक्रियाटिक सिक्रेशन फौरन नहीं आ रही होती। ये यहाँ से स्टिमुलेशन जाएगी दो फॉर्म में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की फॉर्म में या इंटेस्टाइनल हार्मोन की फॉर्म में, तो जाके ये डाइजेशन होगी। और आगे वही दो बातें जो ऊपर हमने एंजाइम की बात की वही यहाँ पे है कि सी के, और सॉरी ये सी के आना है, सी के जो कि फैट और प्रोटीन के रिस्पॉन्स में रिलीज होगा और आगे पेंक्रियाज की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। जहां ये बाइल को स्टिमुलेट कर रहा था, वहीं ये पेंक्रियाज को भी स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ का सीखे फर्दर स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल रिलीज कर देगा और पेंक्रियाज जो है वो आगे पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देंगे। और दूसरा एंजाइम था सिक्रेटिन, जो कि HCl के रिस्पॉन्स में, यानी कि लो जब एसिड फूड इंटर करेगा ड्यूडेनम के अंदर, तो ये उसके रिस्पॉन्स में सिक्रेटिन रिलीज होगा जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट सेल